नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 11 और आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा लगता है, किन कारकों पर निर्भर होता है और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इसमें द्रव्यमान और भार के बारे में। अब तक आप इन दोनों को एक समझते होंगे ना कि द्रव्यमान का मतलब और भार का मतलब एक जैसा ही होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखो इधर, द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ की मात्रा होती है, मतलब उसके अंदर कितना पदार्थ निहित है उस पदार्थ की मात्रा तो होती है द्रव्यमान, ठीक है। और जो वस्तु का द्रव्यमान है वो नियत रहता है। नियत का मतलब फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। चाहे आप धरती पे रहो, चाहे आप चांद पे रहो, चाहे आप मंगल पे रहो, चाहे आप अंतरिक्ष में रहो, कहीं पे भी रहो, आपका जो द्रव्यमान है या किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है वो फिक्स रहता है हमेशा। ऐसा नहीं है वो बदलता है। लेकिन जो भार है ना बच्चों वो बदलता है। अब कैसे बदलता है हम पढ़ेंगे। देखो, वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है एवं स्थान बदलने पर बदलता नहीं है। यह हर जगह पर समान रहता है, चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पे हो या अंतरिक्ष में हो, किसी अन्य जगह पर हो, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहेगा, नियत रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम भार की। तो देखो, भार क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब तो हो गया उसके अंदर पदार्थ की जो मात्रा है वो, ठीक है। अब भार क्या होता है? तो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उस वस्तु के ऊपर, जैसे हम पृथ्वी पे है अब अभी, तो पृथ्वी क्या लगाएगी? बल लगाएगी। पढ़ा ना हमने, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। तो पृथ्वी हम पे बल लगाएगी। बल लगाने के कारण क्या होगा? भार आएगा, ठीक है। तो भार क्या होता है कि किसी भी वस्तु का भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है। तो बल बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। हम पढ़ चुके हैं पहले भी, F बराबर m में तो हमने गति के समीकरण में पढ़ा था। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी के आकर्षण बल की। तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे? गुरुत्वीय त्वरण की। और गुरुत्वीय त्वरण को हम क्या लिखते हैं? g। तो F बराबर क्या हो गया? mg हो गया, ठीक है। अब ये जो बल है, ये बल ही क्या है? आपका भार है, आपका वेट है, ठीक है। तो वेट को हम W लिख सकते हैं। तो W बराबर क्या हो गया? mg हो गया। ये आपको याद रखना है। दोनों में अंतर समझ में आया? द्रव्यमान का मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु के अंदर पदार्थ की जो मात्रा है वो हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे मान लो कोई ये वस्तु है, इसके अंदर पदार्थ की मात्रा 10 ग्राम है, ठीक है। तो ये पृथ्वी पे भी 10 ग्राम है। इसको आप आसमान पे ले जाओ, चांद पे ले जाओ, मंगल पे ले जाओ, अंतरिक्ष में ले जाओ, तभी भी यही रहेगी ना, 10 ग्राम ही। लेकिन भार क्या होगा? अब ये वस्तु क्या है? पृथ्वी पे है। अब पृथ्वी क्या करेगी? इसका जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को अपनी ओर खींचेगी। तो जो अपनी ओर खींच रही है, कितना खींच रही है? वो जो बल है वो ही उसका भार है, ठीक है। तो F बराबर mg होता है, तो यही क्या होगा? यही उसका वेट होगा, मतलब W बराबर mg होगा। दोनों में अंतर समझ आया? आगे देखिए, भार एक प्रकार का बल है, अतः इसका मानक मात्रक भी वही होगा जो बल का होता है। और आपको पता ही है बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है। इसीलिए भार का मात्रक भी क्या होगा? न्यूटन होगा। और आपको ये भी पता है कि न्यूटन को हम n से लिखते हैं, इसलिए इसका प्रतीक भी क्या होगा? n होगा। अब देखो, ये जो बल है ये लंबवत रूप से नीचे की तरफ कार्य करता है, क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की ओर खींचता है। तो जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की ओर खींचता है, कहने का मतलब लंबवत काम करता है। क्लियर है? आगे देखो, इसका परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं हम भारहीनता की। अभी हमने बात की कि अच्छा मैम, हम तो आज तक द्रव्यमान को, भार को एक ही समझते थे, लेकिन हमें अब समझ में आ गया कि द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है, ठीक है बच्चों। अब आपने कभी कभी महसूस किया है क्या कि आपको अपने आप में वजन नहीं लग रहा? किया है? हाँ किया है। मैं याद दिलाऊं कब? जब आप वो झूला झूलते हो ना गोल गोल मेले के अंदर जाके, और तब वो झूला ऊपर से नीचे आता है, तो आपको लगता है ना आपकी सांसें ऊपर रह गई, आप नीचे आ गए, लगता है ना ऐसा? तो वो ही क्या है? वो भारहीनता है। या जब आप लिफ्ट में जाते हो और लिफ्ट जब नीचे आती है तो ऐसा लगता है कि आप अचानक से नीचे आ गए और आपकी सांसें ऊपर ही रह गई है, लगता है ना ऐसा? आपको एकदम हल्का सा महसूस होता है। तो ये क्यों हो रहा है महसूस?
इसका कारण अब पढ़ते हैं। देखो हम, आपने कभी लिफ्ट एलिवेटर से ऊपर जाते समय शरीर में भारीपन और नीचे उतरते समय हल्केपन का अनुभव किया होगा। ये देखो एलिवेटर है जो ऑटोमेटिकली सीढ़ियाँ चढ़ती है ना, ये वो है। या अगर हम लिफ्ट की बात करें तो जब हम उसमें ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें भारी भारी लगता है, लेकिन जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है। इसका कारण क्या है? देखो बच्चों, एक लड़का वजन तोलने की मशीन पर खड़ा है, ठीक है। ये इस वजन तोलने की मशीन है, इस पे एक लड़का खड़ा है और ये जो मशीन है ये फर्श के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। लड़के द्वारा नीचे के दिशा में मशीन पर एक बल कार्य करता है। अब उस मशीन पर जाकर जब हम खड़े होते हैं तो हम मशीन पे प्रेशर लगाते हैं, एक बल लगाते हैं, ठीक है ना। वो जो बल है वो किसके बराबर होगा? उसके भार के बराबर होता है। अब उसके भार के बराबर ही क्यों आया? द्रव्यमान के बराबर क्यों नहीं आया? देखो, गति के तीसरे नियम के अनुसार मशीन उस पर खड़े लड़के पर लड़के के भार के बराबर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया करेगी। लड़का उस पर खड़ा है, मतलब कुछ क्रिया कर रहा है, तो मशीन भी तो कुछ प्रतिक्रिया करेगी। तो मान लेते हैं वो आर प्रतिक्रिया करती है, और जो ये मशीन की प्रतिक्रिया आर है ये क्या है? उस लड़के का भार है। बात समझ में आई? क्योंकि जब वो उस मशीन पर जाके खड़ा होता है तो उस मशीन के ऊपर बल लगाता है, और वो जो बल लगा रहा है उस बल के प्रति प्रतिक्रिया करेगी मशीन। तो हमें जो पाठ्यांक मिलता है वो ही क्या है? उसका भार है। क्योंकि उस लड़के का कोई ना कोई द्रव्यमान है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है? उसका द्रव्यमान के ऊपर जो बल लग रहा है वो ही निकल के भार आएगा। तो जो मशीन जो हमें बता रही है ना, वो उसका भी भार बता रही है, मतलब उस बल के समेत बता रही है, वो प्रतिक्रिया के समेत बता रही है। अब आप मानो आप उसको फर्श पे मत रखो, ठीक है। अब देखो वो जो मशीन है अभी तक वो फर्श पे थी, अब सोचो अचानक मशीन के ऊपर लड़का खड़ा है, अभी तक उसका कोई ना कोई भार आ रहा है। अब अचानक आप उसका फर्श हटा दो तो क्या होगा? फर्श हटाते ही वो जो लड़का है और वो मशीन है वो दोनों मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरेंगे, ठीक है। तो जब वो गिरते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाता है? कोई ना कोई त्वरण का मान आता है। लेकिन अब इस समय क्या होगा? जो लड़का है वो लड़का उस मशीन के ऊपर कोई भी क्या नहीं लगा रहा है? बल नहीं लगा रहा है। तो जब वो कोई भी बल नहीं लगा रहा है मशीन पे, मशीन और लड़का मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं, तो जब आप उस समय मशीन के अंदर पाठ्यांक देखोगे ना लड़के के भार का, तो 0 आएगा। कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि अभी वो जो लड़का है उस मशीन पे कोई बल नहीं लगा रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी को भारहीनता कहते हैं, ठीक है। जब तक वो मशीन फर्श पे थी और लड़का उसके ऊपर बल लगा रहा था और मशीन प्रतिक्रिया कर रही थी, तब हमें उसका कोई ना कोई भार मिल रहा था। लेकिन वो लड़का अभी भी मशीन के ऊपर है, लेकिन वो फर्श पे नहीं है। उसका फर्श अगर हम हटा दें और मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर जाए, गति करे, तो क्या होगा? उस मशीन पे कोई भी पाठ्यांक नहीं आएगा और 0 पाठ्यांक आएगा। क्यों? क्योंकि उस मशीन के ऊपर उस लड़के के द्वारा कोई भी बल नहीं लगाया जा रहा, बल्कि गुरुत्वीय बल के कारण वो दोनों किसकी ओर जा रहे हैं? पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। इसलिए उस वक्त अगर आप उसका वेट देखोगे ना, वहां उसका भार देखोगे तो 0 आएगा बच्चों। है ना आश्चर्य वाली बात? देखिए आगे, कल्पना कीजिए कि वजन तोलने की मशीन के नीचे का फर्श अचानक से हटा दिया जाए, तब क्या होगा? मशीन और उस पर खड़ा लड़का दोनों समान त्वरण से पृथ्वी की तरफ गति करेंगे, और इस स्थिति में लड़का वजन तोलने की मशीन पर कोई बल नहीं लगा रहा है और वजन तोलने की मशीन 0 भार दर्शाएगी। मतलब उस वक्त उस बच्चे का वजन कितना हो गया? 0 किलो हो गया। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु या पिंड भारहीनता की स्थिति में होते हैं। अब देखो बच्चों, भारहीनता के कारण ही जो अंतरिक्ष यान होते हैं उसके अंदर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने आप को मुक्त महसूस करते हैं। अंतरिक्ष यात्री के साथ मुक्त रूप से पृथ्वी की तरफ गिर रहा होता है। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि अंतरिक्ष यात्री यान में भारहीन रूप में तैर रहे होते हैं। बात समझ में आई ना आपको? उड़ते हुए क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनको क्या है? बल नहीं मिल रहा होता, और इसलिए क्या है? वो भारहीनता महसूस करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु के भार व द्रव्यमान में 2 अंतर बताइए। तो आप बता सकते हैं द्रव्यमान तो हो गई उसकी क्या? उसके अंदर निहित मात्रा, और भार क्या है? एक प्रकार का बल है। देखो हम पढ़ते हैं, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान है, और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान रहता है। 2 बातें हो गई। लेकिन किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार उस वस्तु पर लगने वाला बल है जिसकी वजह से वह पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है, और किसी एक ही वस्तु का भार अलग अलग स्थान पे बदलता है।
जैसे मेरा वजन अभी 50 किलो है पृथ्वी पे, तो हो सकता है कि चांद पे मेरा 40 किलो ही हो, क्योंकि क्या है, ये वजन जो आ रहा है, जो भार आ रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण आ रहा है। तो पृथ्वी मुझे जितना खींचेगी अपनी ओर, वो वजन तो मेरा यहाँ पे आएगा। चांद में गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है, बदल जाएगा, तो वहां पे इसका मान बदल जाएगा, तो मेरा मान भी क्या आएगा, भार का मान अलग आएगा। ठीक है, तो जो द्रव्यमान है ये तो नियत रहता है, लेकिन जो भार है वो क्या है, स्थान के हिसाब से बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दो कारक बताइए जिन पर वस्तु का भार निर्भर करता है। तो आपको मालूम है वस्तु के द्रव्यमान पे और गुरुत्वीय त्वरण पे, क्योंकि जी का मान अलग अलग पिंडों के लिए अलग अलग होगा। आगे देखिए, किसी पेड़ से गिरते हुए सेब का भार क्या होगा। देखो, पेड़ से गिर रहा है मतलब मुक्त है, और मुक्त रूप से किसी भी वस्तु का भार क्या होता है, शून्य होता है। अभी पढ़ा था ना हमने, लड़के के नीचे से फर्श हटा दिया, फिर उस मशीन पे उसका मान कितना आ रहा था, 0 ही तो आ रहा था, क्योंकि वो लड़का अब उस पर कोई भी बल नहीं लगा रहा है। अब आगे देखो, हम बात करते हैं उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब देखो बच्चों, आपने कभी कुएं में से पानी खींचा है, तो क्या होता है ना, जब वो पानी की बाल्टी पानी के अंदर होती है तो आप आसानी से खींच लेते हो, लेकिन जैसे ही वो पानी की बाल्टी उस पानी के लेवल से, सतह से बाहर आती है, फिर जब आप उसको खींचते हो तो आपको बहुत जोर आता है ना। ऐसे ही जब आप पानी का मग्गा पानी के अंदर डुबोते हो बाल्टी में, तो उसको आप बाहर निकालते हो ना, जहां तक पानी है वहां तक तो एकदम आसानी से आता है, पर जैसे आप उसको पानी से बाहर निकालते हो तब आपको वजन महसूस होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, कभी सोचा है आपने? तो ऐसा होता है उत्प्लावकता बल के कारण। अब आप बोलोगे मैम अब ये कौन सा बल आ गया? तो बच्चों, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं ना, वो उसके अंदर निहित वस्तु पे बल लगाते हैं, और ये जो बल होता है ये ऊपर की ओर लगता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल की हम बात कर रहे हैं, ये पृथ्वी की ओर लग रहा है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। वैसे ही जो तरल पदार्थ हैं, तरल पदार्थ के अंदर अगर हम कोई वस्तु डालते हैं तो वो उस वस्तु पे ऊपर की ओर बल लगाती है, और यही बल क्या कहलाता है, उत्प्लावकता बल कहलाता है। और ये सब किसने बताया? आर्किमिडीज ने बताया ना। तो हम आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ते हैं। देखो इधर उत्प्लावकता क्या होती है, जब हम पानी से भरी बाल्टी में से पानी से भरा मग बाहर निकालते हैं, तो पानी की सतह से ऊपर उठने पर हमें यह मग अपेक्षाकृत ज्यादा भारी लगने लगता है। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोए जाने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। आगे बात करते हैं, यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखो आर्किमिडीज ने क्या बताया कि हमने एक तुला ली, ठीक है, उससे कोई ना कोई पत्थर बांध दिया और उसको लटकाया, तो उस तुला का कोई ना कोई मान आया, जैसे यहाँ तक इसका मान आया, ठीक है। लेकिन अब यही पत्थर हमने क्या किया, पानी का एक टब ले लिया, उसको पानी से भर लिया एक टब को, उसके अंदर ये लटकाया, तो ये लटकाने से क्या, इसका जो पाठ्यांक है वो मान कम हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि आप जब हवा में लटका रहे हो तो उसका मान ज्यादा आ रहा है। जैसे आपने हवा में लटकाया तो माना 4 किलो आ रहा है, तो जब आप पानी में लटकाओगे तो 3.5 ही हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये अंतर क्यों आया, जबकि पत्थर तो उतना ही है। तो ये क्यों आया अंतर, उत्प्लावन बल के कारण आया, ठीक है। तो इधर देखिए, जब पत्थर को पानी में डुबाया जाता है तो कमानीदार तुला के पाठ्यांक में कमी आती है, और ये कमी क्यों आई, उत्प्लावन बल के कारण आती है। जब कोई पिंड किसी तरल माध्यम में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो इस पर ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है, जो इस पिंड को विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से ये स्पष्ट होता है कि दिए गए स्थान पर किसी भी पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल का परिमाण निर्भर करता है। देखो, उत्प्लावन बल का परिमाण किस किस चीजों पर निर्भर करता है? पहला तो है तरल पदार्थ के घनत्व पर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा है तरल पदार्थ में पिंड के डूबे हुए हिस्से के आयतन पर, मतलब हो सकता है वो पत्थर है, जैसे मान लो ये कोई पानी से भरा हुआ है और इसके अंदर मुझे पत्थर डुबाना है, ऐसे लंबा पत्थर है, मैंने इसको आधा ही डुबाया है, ठीक है, और तो मैंने इसका पाठ्यांक नोट किया है। और एक मैंने बड़ा पात्र लिया है पानी से भरा हुआ, और इसके अंदर पूरा का पूरा मैंने पत्थर डुबा दिया, ठीक है, और फिर मैंने क्या, तुला का पाठ्यांक लिया है। तो अब देखो यहाँ पे तो इतना सा हिस्सा ही पानी में डूबा है, तो इतने से हिस्से पे तो उत्प्लावन बल कार्य करेगा, और यहाँ पे देखो पूरा का पूरा हिस्सा, पूरा का पूरा जो पत्थर है वो पानी में डूब गया है, तो पूरे पे उत्प्लावन बल काम करेगा। तो इसका आयतन तो कितना है, इतना सा है, और इसका पूरा का पूरा आयतन डूब रहा है। तो किस किस पे निर्भर करेगा उत्प्लावन बल का मान? एक तो पदार्थ जो है, तरल पदार्थ, उसके घनत्व पे, और कितना पिंड उसमें डूबा है उसके हिस्से के आयतन पर। क्लियर है बच्चों? आगे देखो, इस सिद्धांत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जो हम जहाज, इतने बड़े बड़े जहाज आपने देखे होंगे समुद्र में तैरते हैं तो डूबते नहीं है, तो वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करते हैं। ऐसे ही पनडुब्बियां
बनाई जाती है वो भी किस सिद्धांत पे काम करती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। देखो, द्रव पदार्थों के घनत्व को मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। आपको ये याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी संभावना पूरी है। देखो, दूध की शुद्धता नापने वाला जो मीटर होता है उसको लैक्टोमीटर कहते हैं, और पानी या किसी भी द्रव के घनत्व को मापने वाला जो मीटर होता है उसको हाइड्रोमीटर कहते हैं। और ये दोनों मीटर किस पे निर्भर करते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही निर्भर रहते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, पानी से भरी बाल्टी में से पानी से भरा मग जब बाहर निकालते हैं तो पानी की सतह के पास यह मग अपेक्षाकृत भारी क्यों लगता है? तो आपको इसका आंसर मालूम ही है बच्चों, क्यों लगता है? जब मग को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर उत्प्लावन बल कार्य करता है, इसलिए यह पानी में हल्का हो जाता है, और जब इसे पानी की सतह से ऊपर उठाया जाता है तो हमें क्या लगता है? ये पहले की अपेक्षा भारी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी के अंदर एक कोर को छोड़ते हैं तो यह पुनः पानी की सतह पर आ जाती है, क्यों आ जाती है? उत्प्लावन बल के कारण। यही तो है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्लावन बल से आप क्या समझते हैं? तो आपको पता है उत्प्लावन बल क्या होता है कि तरल के द्वारा जो वस्तु के ऊपर की ओर जो बल लगाया जाता है वो ही है। देखो, जब किसी वस्तु को तरल पदार्थ में डुबाया जाता है तो इस पर ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है, वो ही क्या है बच्चों? उत्प्लावन बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निर्वात में भी किसी पिंड पर उत्प्लावन बल कार्य करता है? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। निर्वात का मतलब जहां पे कोई भी माध्यम नहीं है, ना हवा है, ना पानी है, ना कुछ और है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? उत्प्लावन बल कहाँ काम करता है? तरल पदार्थों पे, ठीक है। पानी में, तेल में, ऐसे जो भी लिक्विड स्टेट है ना, जो द्रव अवस्था है तरल पदार्थ की, उसके अंदर ही क्या काम करता है? उत्प्लावन बल। अब निर्वात के अंदर तो कोई माध्यम ही नहीं है, तो जब निर्वात में माध्यम ही नहीं है, तरल पदार्थ ही नहीं है, तो उत्प्लावन बल कैसे लगेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई 2 उपयोग बताइए। तो अभी हमने पढ़ा जहाज, पनडुब्बी, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर इन सब में काम में आते हैं। तो ये चैप्टर हमारा इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ खत्म होता है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और फॉर्मूले याद करते रहिए। धन्यवाद।